हमारा खत्म हो जाएगा, आ जाएगा वो, निश्चिंत रहिए। सो लेट अस स्टार्ट लेक्चर 9 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि जो डेल्टा एस को हम सोच रहे हैं ना, डेल्टा एस, वो वैसा नहीं, वो एक्चुअली कुछ और है। वो उसको बेटर हम ds बाई dn कुछ इस तरह से सोचेंगे तब समझ आए। लेकिन ऐसा क्यों सोचेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, वो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। जैसे डेल्टा जी लिखते हैं अपन, तो उसको हम dg बाई dn कुछ इस तरह से सोचेंगे। और इस स्लोप का मीनिंग आपको मैंने पहले लेक्चर में बता दिया। किसी भी फाइनाइट स्टेप वाले को डेल्टा एस नहीं निकाल सकते ना, नहीं, किसी भी फाइनाइट प्रोसेस की डेल्टा एस निकाल तो रहे। कल की लास्ट हम कल जो क्लास थी हमने फिनिश किस चीज से की थी, कल हमने क्लास को फिनिश किस चीज से की थी, हमने थर्ड लॉ से फिनिश किया। हमने थर्ड लॉ से फिनिश किया और हमने ये कहा कि सभी चीजों की मोलर एंट्रोपी का डेटा हमारे पास है। एक डेटा बैंक है 298 केल्विन 1 atm प्रेशर पर, हमारे पास सभी का मोलर एंट्रोपी की वैल्यू है। तो अगर आप ए से बी जा रहे हो, जो कि फाइनाइट स्टेप्स में हो रहा है, जो कि फाइनाइट स्टेप्स में हो रहा है, तो आप निकाल सकते हो एंट्रोपी चेंज, आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो। क्योंकि आपको उस टेम्परेचर प्रेशर पर बी का एंट्रोपी पता है, तो आप लिख सकते हो एंट्रोपी ऑफ बी माइनस एंट्रोपी ऑफ ए। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। बट इसके लिए आपको मैंने ये बताया था कि Q बाई टी ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास Q की वैल्यू नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस फाइनाइट स्टेप में हुआ है। कुछ ऐसी बात है, नहीं वो लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं। हाँ सर, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, इज इट जस्ट डेल्टा एस? नहीं, एंट्रोपी की डेफिनेशन इज नॉट डेल्टा एस, एंट्रोपी की डेफिनेशन रैंडमनेस ही है। आप उसको रैंडमनेस ही बोलें, बिकॉज हम उसी से इसको रिलेट कर रहे हैं। बट अगर आपको समझना है तो इसको रैंडमनेस बोलिए। बट एक्चुअली मैंने आपको समझाया ना कि रैंडमनेस वर्ड आया कहां से था। हमने हर केस में फॉर्मूला निकाला, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने बनाए थे हमने उससे एंट्रोपी चेंज निकाली। तो फिर किसी विद्वान को ये दिखा कि देखो यार, अगर हम इसको रैंडमनेस जैसे सोचें तो ये हर जगह फिट हो रहा है, हर जगह फिट हो रहा है। उस रैंडमनेस को लेकर भी एक दो थ्योरीज दी हुई हैं बहुत अच्छी पीटर एटकिंस में, पढ़ने की जरूरत नहीं है बट उनको, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने बोला, तो ये बोला। चलो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। तो क्या हम एक एक रिएक्शन की एंट्रोपी निकालने के लिए दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मैपिंग फ्रॉम जीरो टेम्परेचर से करके निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? नहीं, जीरो टेम्परेचर से करके नहीं यार, ये तो सीधे बताए ना कि जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा होगा। समझो, ये बात यहीं से आज स्टार्ट करनी थी हमें कि टू डिटरमाइन डेल्टा एस, आज यही यही बात हमें करनी थी शुरुआत। टू डिटरमाइन डेल्टा एस ऑफ अ रिएक्शन, टू डिटरमाइन डेल्टा एस ऑफ अ रिएक्शन। तो हमारे पास रिएक्शन है ए से बी गिव्स सी, ऐसा कुछ रिएक्शन अगर है तो हमें पता होना चाहिए ये रिएक्शन किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पर है। तो लेट अस से ये जो रिएक्शन हो रहा है इट इज एट T1 P1। सो इस टेम्परेचर और प्रेशर पर हमारे पास सभी की मोलर एंट्रोपीज की एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए। मतलब हमारे पास होना चाहिए एंट्रोपी ऑफ ए एट दिस कंडीशन,
entropy of B at this condition and entropy of C at this condition. Since this is molar entropy, so to find delta S, we will write C multiplied by the molar entropy of C minus A multiplied by the molar entropy of A plus B multiplied by molar entropy of B, like this. तो ये आप इस तरह से पाएंगे, ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। तो इसी को हम लिखते हैं कि डेल्टा एस रिएक्शन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एस प्रोडक्ट्स, देखो यहाँ पे एस लिख रहा हूं मैं, है ना, एस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एस रिएक्टेंट्स। और अभी ये जो ds बाई dn वाली चीज पूछ रहे हैं कुछ बच्चे, वो अभी मैं नहीं समझा सकता बेटा, वो मैं लास्ट में समझाऊं, ठीक है। अभी पहले आप ऐसे बस फॉर्मूलाज देखें, ऑब्जर्वेशन देखें, फिर आगे बढ़ें। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं बात को। और अभी ना हम आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम देखेंगे, डेल्टा एस सराउंडिंग देखेंगे, डेल्टा एस टोटल देखेंगे, सभी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। तो ये जो अगले आधे घंटे बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। सो बेटा लेट अस स्टार्ट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने लॉ में क्या बोला, हमने लॉ में ये बोला है, और वो कार्नोट इंजन भी मैं बता रहा हूँ जो वेद कल तुमने पूछा था ना, उस कार्नोट इंजन में मैं उसको भी बता दे रहा हूँ अभी कैसे होगा वो। पहले ये वाला पॉइंट थोड़ा मैं खत्म कर लूं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट वो नहीं कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है वो मैं समझा दूंगा। सो लुक, आइसोथर्मल प्रोसेस की जब बात करी जाए तो हम इसको तीन तरह से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फ्री एक्सपेंशन, बहुत ध्यान से समझना बेटा इसको, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। तो फ्री एक्सपेंशन आपको क्या लगता है, ये प्रोसेस रियल प्रोसेस है या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस है? ये प्रोसेस असल में होता है या नहीं होता है? तो हाँ सर होता है, असल में होता है, ठीक है। तो ये असल में होता है, तो इसका डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए सर, एज पर द लॉ पॉजिटिव आना चाहिए, डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आना चाहिए। चलिए देखते हैं, कोई फ्री एक्सपेंशन हो रही है, मानिए आप कि ये वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक गया है, और ये एक फ्री एक्सपेंशन हो रही है। दिस इज अ फ्री एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2। तो इसका मुझे अगर डेल्टा एस निकालना है सिस्टम का, तो क्या मैं वो जो सबसे पहले हमने फॉर्मूला बनाया था Q बाई टी से NCV/ln T2 बाई T1 प्लस NR/ln V2 बाई V1, तो उसको मैं यूज करूंगा। तो मेरे पास सिर्फ यही टर्म आएगा NR/ln V2 बाई V1, जी हाँ मेरे पास सिर्फ यही टर्म आएगा। और ये टर्म आएगा बिकॉज T2 बाई T1 का सेंस ही नहीं बनता, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो जीरो हो गया। तो ये डेल्टा एस सिस्टम आया, और उसके बाद मेरे को चाहिए डेल्टा एस सराउंडिंग भी। तो डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए क्या लिखते हैं बेटा, माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, एंड माइनस क्यू सिस्टम इज जीरो, बिकॉज कोई हीट तो रिलीज होती नहीं है, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हो या फिर एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन हो, कोई हीट तो रिलीज होती नहीं है। सो फॉर दैट रीजन ये जीरो है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो डेल्टा एस यूनिवर्स यहां निकल कर आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, बिकॉज ये टर्म तो पॉजिटिव ही आएगी, बिकॉज सिंस एक्सपेंशन हो रहा है तो V2 बड़ा है V1 से, सिंस एक्सपेंशन हो रहा है तो V2 बड़ा है V1 से, सो हेंस लॉ इज वेरीफाइड। अगर हम ये बोलें कि यार फ्री एक्सपेंशन के समय वॉल्यूम घट क्यों नहीं रही है, जो कि फर्स्ट लॉ नहीं बता पाएगा। अभी आपको थोड़ा सा समझ आया, वो जो मैंने लास्ट में कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन एक दिया था आप लोगों को, मेंस का क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन में हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ये नहीं होगा यार, ये कैसे होगा। लेकिन अगर हमें एंट्रोपी, टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज का नॉलेज है, ये लॉ हमारे पास है, तब हम प्रूव कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ दैट वो नहीं हो सकता था। जैसे हम प्रूव अभी कर पा रहे हैं कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है और वो एक्सपैंड हो रहा है, तो इस तरह से हम प्रूव कर पा रहे हैं, इतनी सी बात है। क्योंकि साइंस देखो प्रूफ के बेसिस पर चलती है, ठीक है, सभी चीजें प्रूफ के बेसिस पर है, सभी चीजों का एक आधार है,
और जो चीजों के बारे में हमको नहीं पता होता है हम घुमाते फिराते नहीं है, बोल देते हैं भाई देखो ये नहीं पता, ये हमने ऐसा माना हुआ है। तो आपको भी ये ऐसे देखना होगा। दूसरी चीज है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ध्यान से रिवर्सिबल प्रोसेस को देखेंगे बेटा। तो रिवर्सिबल, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्री एक्सपेंशन एज सच, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो क्या मुझे अगर इसका डेल्टा एस रिवर्सिबल आइसोथर्मल के अंदर ही चल रहा है, ये डेल्टा एस सिस्टम अगर मुझे निकालना है, कैन आई यूज क्यू रिवर्सिबल बाई टी डायरेक्टली? Q reversible by T directly? Yes, it can be used. Why not? Q reversible by T because temperature is constant ना. Integration ठीक है, इंटीग्रेशन ठीक है, बट वी हैव Q रिवर्सिबल की वैल्यू तो हमको पता ही है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। हाँ, आप चाहो तो Q रिवर्सिबल को आप लिख सकते हो फिर वर्क के बराबर, और वर्क के लिए फिर आपके पास फॉर्मूला है NR T ln V2 by V1, वो फॉर्मूला है, आप वो लिख सकते हो। बट अगर देखा जाए तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली भी लिखने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है, तो वी कैन यूज इट डायरेक्टली। तो इन केसेस वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट यू कैन यूज दिस डायरेक्टली। एंड नाउ तो फिर लगता है बच्चों को सर एक रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, क्या आया? तो मानो अगर एक्सपेंशन हुआ है, मानो एक्सपेंशन हुआ है, तो क्यू कैसा होता है बेटा? फर्स्ट लॉ अच्छे से, क्यू रिवर्सिबल कैसा होता है? पॉजिटिव, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है, उसके एवज में वो एक्सपैंड होता है, तो ये हुआ पॉजिटिव। एंड देन ये हुआ पॉजिटिव, तो फिर क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ यार रिवर्सिबल प्रोसेस में तो डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव आ जा रहा है, तो ये तो फिजिबल हो गया? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग भी चाहिए। तो डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए क्या करेंगे बेटा? माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, माइनस क्यू सिस्टम बाई टी। एंड आप बहुत इजीली देख पा रहे हो कि ये जो क्यू रिवर्सिबल है, क्या ये क्यू सिस्टम वही क्यू रिवर्सिबल है? क्या ये क्यू सिस्टम वही क्यू रिवर्सिबल है? यस, कोई डाउट नहीं है ना, वही क्यू रिवर्सिबल है, बिकॉज कुछ भी प्रोसेस आप कराओ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में सब रिवर्सिबल है, एंड वी विल यूज द फॉर्मूला एज माइनस क्यू सिस्टम बाय दिस। सो व्हेन यू ऐड बोथ and you will get delta S universe, delta S universe will be 0, and hence the law is verified. I am just verifying the law in front of you. We are just merging up all the formulas that we have discussed, उसको थोड़ा merge कर रहे हैं। While saying reversible we are not talking about free expansion, ये लाइन मैंने बोली थी सर रिवर्सिबल के स्टार्टिंग में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्री एक्सपेंशन एज सच। कब? अभी बोली थी कि वो पहले क्लासेस में बोली थी, अभी बोली थी। अच्छा अभी, हाँ अभी मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कि कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है विथ पी एक्सटर्नल नॉट जीरो, ये बोल रहा हूं। आप इसको फ्री एक्सपेंशन नहीं सोचना, ये बोल रहा हूं। खैर रिवर्सिबल फ्री एक्सपेंशन होता नहीं, ये इसके बाद का टॉपिक है, ये बोलना चाह रहा हूं, ऐसा कोई बहुत यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं। तीसरा पॉइंट, चलो यहां पे देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। अभी यहां पे हमको पहले से पता है कि देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो डेल्टा एस टोटल क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए ग्रेटर देन 0। लेट्स फाइंड आउट। सो अगर मैं बोलूं बेटा मुझे डेल्टा एस सिस्टम चाहिए, so can I use the formula directly Q reversible by T? Can I use it directly? Answer is no. हम उसको डायरेक्टली यूज कर पाना तो बड़ा मुश्किल है सर, नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है,
तो उस प्रोसेस की जो हीट है वो क्यों रिवर्सिबल तो है नहीं, तो क्या करें? तब बेटा क्या करना होगा, आप फिर जाइए ना, सदाबहार फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए तो हमेशा आपके पास है, ये वाला फॉर्मूला, ये तो हमेशा आपके पास है। तो यू कैन राइट इट लाइक NR ln V2/V1। सभी बच्चे अग्री करते होंगे इसके साथ। What about delta S surrounding then? So delta S surrounding is minus Q system by T. Whether the process is reversible or irreversible, let us assume that it is minus Q system by T. अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? अब यहाँ पे हमारे पास कुछ समझ नहीं आता ढंग से कि यार ये अब क्या करें, माइनस क्यू सिस्टम बाई टी तो है, तो क्या मैं इसको वर्क इरिवर्सिबल बाई टी भी बोल सकता हूं? तो बोलोगे हाँ सर ठीक है बोल लो, क्या दिक्कत है। और जब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं तो वर्क मतलब माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 बाय टी ऐसा बोल सकता हूं, तो ये भी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो रहा है? डेल्टा एस सराउंडिंग हो रही है माइनस पी एक्सटर्नल V2/V1, तो आपको फिर वही करना पड़ेगा, माइनस पी एक्सटर्नल बाई टी और टी सराउंडिंग, एंड दिस इज वही nRT बाय P2 माइनस nRT बाय P1। सिंस थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगी हमेशा, तो आप ये T को कैंसिल भी कर सकते हो इस T सराउंडिंग के साथ, एंड ये कुछ फॉर्मूला मिला है डेल्टा एस सराउंडिंग का। ये तो ठीक है, इसको याद भी नहीं करना है, आपको सब पता है पहले से, इसको याद करने की जरूरत नहीं। बट कैन वी से, क्या हम यहाँ कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे इन फॉर्मूलाज को देखकर कि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है? ये बताओ, क्या ये हम यहाँ कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे? यस, यस बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे? तो देखो मैं समझा देता हूं। वी हैव, नहीं ये वाला टर्म, ये वाला टर्म क्या है? सपोज करो एक एक्सपेंशन, सपोज करो, सपोज एक एक्सपेंशन, ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या आया? पॉजिटिव आया, ये देख लीजिए। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आएगा? डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आएगा? तो ये तो वर्क है, तो एक्सपेंशन है तो वर्क तो नेगेटिव ही आएगी, तो ये तो नेगेटिव आया, ये तो नेगेटिव आया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये ज्यादा पॉजिटिव है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये ज्यादा पॉजिटिव है? यस, ठीक है, दिस इज मोर पॉजिटिव। थोड़ा अगर बता सको तो अच्छी बात है, बताओ कि हाउ कैन वी से दैट दिस इज मोर पॉजिटिव। यस, ये भी हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है, ठीक है, करेक्ट आंसर। बिकॉज जब, देखो आप इधर देखें, इधर पीछे वाले से कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें, तो यहां पे हमने देखा कि इधर जो वैल्यू थी रिवर्सिबल वाले, जो रिवर्सिबल वाले में वर्क की वैल्यू थी, वो जो भी है वर्क की वैल्यू थी कुछ, और आपको मैंने ये पढ़ाया फर्स्ट लॉ में कि वर्क आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है इरिवर्सिबल के कंपैरिजन, ज्यादा होता है इरिवर्सिबल के कंपैरिजन में, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के कंपैरिजन। तो रिवर्सिबल की वर्क ज्यादा होती है,
तो फॉर दैट रीजन therefore we can conclude here, since रिवर्सिबल की वर्क ज्यादा होती है, तो दिस विल बी मोर पॉजिटिव, दिस विल बी मोर पॉजिटिव देन, ये जितना नेगेटिव है ना उससे ज्यादा पॉजिटिव ये होगा, उससे ज्यादा पॉजिटिव ये होगा, ठीक है, ये उससे ज्यादा पॉजिटिव, बिकॉज ये एक तरह से रिवर्सिबल वाला वर्क ही तो है ना, ये एक तरह से रिवर्सिबल वाला ही वर्क है, ये एक तरह से रिवर्सिबल वाला ही वर्क है, तो दिस विल बी मोर पॉजिटिव। तो यहां से सिंपली आप देख के बता सकते हो, तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 वेरीफाइड। सो ये वाला पोर्शन उतना मुश्किल नहीं है आइसोथर्मल वाला। एडियाबैटिक में थोड़ा सा बच्चों को होती है परेशानी, एडियाबैटिक में होती है परेशानी। चलो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, आप उसी में कंप्रेशन का भी एग्जांपल देख लोगे ना तो भी वो वेरीफाई हो जाएगा, है ना, नॉट अ बिग डील। आप कंप्रेशन का एग्जांपल देख लोगे तो फिर ये साइंस उल्टे हो जाएंगे, और फिर से जो पॉजिटिव वाला होगा वो मोर पॉजिटिव आएगा, आपको करके खुद से देख सकते हैं। चलो बेटा एडियाबैटिक केसेस में जाते हैं। एडियाबैटिक, दिस इज इंपॉर्टेंट। और एडियाबैटिक में जब मैं फ्री एक्सपेंशन कराऊंगा, पहला केस फ्री एक्सपेंशन कराऊंगा, will it be irreversible? तो जी हाँ, ध्यान रखें, फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, इट विल गिव यू डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव। और मैंने बताया था फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस की अगर आप कर रहे हो तो वो एडियाबैटिक हो या फिर आइसोथर्मल हो, बिल्कुल एक समान होता है, कोई भी फर्क नहीं होता। बट वॉन्डरवॉल गैस में याद करो जो बताए थे फ्री एक्सपेंशन, उसमें फर्क होता है, वो पॉइंट को देखना। हीटिंग कूलिंग होती है इसमें एडियाबैटिक में, और आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो बताए थे। तो फ्री एक्सपेंशन बहुत सिंपल है, आप एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन कर रहे हो, डेल्टा एस सिस्टम को अगेन आप वही लिखोगे एन आर एल एन V2 बाय V1, और बेटा डेल्टा एस सराउंडिंग को आप सिंपली 0 करेंगे। तो यस, दिस इज पॉजिटिव। अब ये बी देखते हैं दूसरा, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो तब क्या होगा। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर डेल्टा एस सिस्टम को क्या आप सीधे क्यू रिवर्सिबल बाई टी लिख सकते हैं, और क्यू रिवर्सिबल को 0 घोषित कर सकते हैं, सीधे सीधे आप इसको 0 बोल सकते हैं, एंड दैट विल बी 0। कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि भाई रिवर्सिबल एडियाबैटिक की तो पहचान ही यही है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग वो भी तो माइनस क्यू सिस्टम है, और क्यू ही 0 है, तो क्यू ही 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूँ, आपको मजा आएगा सुन के। देखिए यहाँ पे अगर हम फिर से इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखें ना, ध्यान से सुनना, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। सपोज करो ये V1 T1 पर था, और यहां से गया ये V2 T2 पर, ठीक है, V1 T1 से ये गया है V2 T2 पर, और मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखना चाहता हूं। तो मैं सपोज करो मैं ऐसे लेकर जा रहा हूं, इसको मैं 2 स्टेजेस में लेकर जा रहा हूं, मैं इसको V2 T1, ये सब भी आपको कहीं किताब विताब में नहीं मिलेगा, या नॉर्मल मॉड्यूल वॉड्यूल में भी नहीं मिलेगा। ये सब पढ़ाते पढ़ाते जो ऑब्जर्वेशंस मुझे आए तो मैं ड्रैग आउट करके निकाल के आपके सामने रख रहा हूं। तो अगर मैंने इसको आइसोथर्मल ऐसे किया, और यहां से यहां तक मैंने इसे आइसोकोरिकली किया, मैंने इसे आइसोकोरिकली किया, तो क्या मैं इस यहां से यहां तक की डेल्टा एस लिख सकता हूं बेटा? तो आइसोथर्मली हुआ है, बिकॉज देखो बेटा टेम्परेचर सेम,
तो मैं डेल्टा एस क्या लिखूंगा, सीधे मैं यही लिखूंगा ना, एन आर एल एन V2 बाई V1। और फिर यहां से यहां तक मैं जा रहा हूं, तो मैं आइसोकॉरिकली जा रहा हूं, तो डेल्टा एस मैं सिंपली लिख दूंगा एन आर, नॉट एन आर, क्या था वो, एन सीवी था ना, एन सीवी एल एन T2 बाय T1, मैं कुछ यूं लिखूंगा इस एन सीवी एल एन T2 बाई T1 यूं लिखूंगा। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं वो समझो। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो डेल्टा एस सिस्टम जीरो आया है ना, इसका मतलब है कि एंट्रोपी में कोई चेंज ही नहीं आया। एंट्रोपी में कभी पॉजिटिव चेंज आता है, कभी कभी सिस्टम में भी नेगेटिव चेंज आता है, वो तो ठीक लगता है, बट ये चेंज ही नहीं आया। तो मेरा मानना ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा फील करना चाहूं, तो फील द रैंडमनेस, तो यहां भी देखो रैंडमनेस से एक थोड़ी फीलिंग आ जाती है, तो इसलिए अच्छा लगता है। कैसे, मैं बता रहा हूं, लुक, कि जब ये एक्सपैंड हो रहा है, तो बताओ मुझे, एक्सपैंड हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है, तो वॉल्यूम बढ़ने से रैंडमनेस क्या हुई, बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? कल बताए थे ना फिजिकल सिग्निफिकेंस में कि वॉल्यूम बढ़ी तो रैंडमनेस बढ़ी, और साथ ही साथ टेम्परेचर कम हो रहा है, बिकॉज एक्सपेंशन में कूलिंग हो रही है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो रैंडमनेस कम हुई। तो मुझे ऐसा फील आता है कि यार देखो, बड़ी भी कम भी हुई तो नेट इफेक्ट जीरो हो गया हो, नेट इफेक्ट जीरो हो गया होगा, ऐसी फीलिंग यहां पर देखकर मुझे आती है। लेकिन फिर बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर तो इसका कोई प्रूफ तो बताओ, ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे कि वो जितना बढ़ा है उतना घटा है। तो ये कुछ मैंने उसके लिए एक तरीका इजाद किया है, जिससे अपन को थोड़ा समझ भी आ जाएगा कि हाँ यार नेट इफेक्ट जीरो हो रहा है, थोड़ा सा उसी से समझ आ रहा है। बिकॉज इफ यू लुक एट दिस, क्या यहां से यहां तक एंट्रोपी बढ़ रही है कि नहीं, बताओ? क्या ये पॉजिटिव है? क्या ये पॉजिटिव है? जी हाँ। क्या ये नेगेटिव है? क्या ये नेगेटिव है? जी हाँ। तो यदि ये और ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएं, अगर दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हो जाए, तो हम बोलेंगे वाह यार सर, मजा आ गया, समझ में आया, गजब का एडियाबैटिक रिवर्सिबल। तो अब आगे एक काम करते हैं। क्या हमें ये बात पता है कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल आइडियल गैस के लिए क्या टीवी रिलेशन पता है आपको? नहीं पता है मत बोलना, नहीं तो तुरंत आप क्लास से निकाल दिए जाएंगे। ये आपको पता है, टू दी पावर ऑफ गामा -1, और गामा -1 को आप NR/CV भी लिख सकते हैं, ठीक है? आप ये लिख सकते हैं, या 1 माइनस गामा, जो भी था रिलेशन, आप उसको NR/CV आप पलटा सकते हो। अब जब बेटा आप इधर दोनों तरफ लॉग लोगे ना, तब आप देख पा रहे होगे, यू विल गेट ln T2/T1, और ये नीचे वाला CV इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू NR, और अगर यहाँ पे मैं मोलर ले रहा हूं तो इधर भी N लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, जो भी है, अब N लगाओ ना लगाओ, NR ln V1/V2, ये कुछ ऐसा मिला, V1/V2। तो हमें यहां से क्या समझ आया? हमें यहां से समझ में आया कि यार देखो, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम। तो यदि ये मैग्नीट्यूड में सेम है, आप चाहो तो ऐसा लिख लो ना, NCV ln T2/T1 इज इक्वल्स टू -NR ln V2/V1। सो सिंस ये मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इसीलिए ये टोटल जो नेट डेल्टा एस आ रही है, ये जीरो आ रही है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या, अगर ये पॉइंट कोई लिखता है कि एंट्रोपी ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी ड्यू टू एक्सपेंशन इज इक्वली बैलेंस्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर,
तो क्या ये सही पॉइंट होगा? तो आंसर है हाँ, तो ये सही पॉइंट होगा। मैं बोल देता हूं, मैं बोल दिया मैंने, एक बार लिख देता हूं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में इंक्रीज इन एंट्रोपी ड्यू टू एक्सपेंशन is equally balanced by, is equally balanced by decrease in entropy due to cooling, ड्यू टू कूलिंग। अगर एक्सपेंशन लिया तो, अब आप कंप्रेशन लोगे तो भी समझ आ जाएगा। कंप्रेशन लोगे तो इंक्रीज नहीं होगा कंप्रेशन से, कंप्रेशन से डिक्रीज हुई एंट्रोपी, लेकिन हीटिंग हो गई, हीटिंग हो गई तो फिर उससे इंक्रीज होके फिर से वो नीचे बीच में आ गई, जीरो हो गई। और इसी से ये भी साबित हो जाता है, एक बात और सुनना, अभी लिखाऊंगा अभी, बट सुन लेना, समझ आए तो बढ़िया बात है। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि जब हम एक्सपेंशन कराते हैं तो ज्यादा वर्क कहाँ होता है, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? एडियाबैटिक के केस में ज्यादा वर्क कहाँ होता है? तो आप बोलोगे रिवर्सिबल में होता था। अच्छा बेटा, ज्यादा वर्क मतलब ज्यादा हीटिंग, याद करो, क्योंकि डेल्टा यू वॉज इक्वल टू डब्ल्यू एंड एन सी वी डेल्टा टी, ये पॉइंट भी बताया था, जो ज्यादा गर्म करेगा वो ज्यादा वर्क कर रहा है। तो यहां पे मोर हीटिंग होती थी, किसमें? रिवर्सिबल में मोर हीटिंग होती थी, या फिर मोर कूल, सॉरी एक्सपेंशन हो रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, एक्सपेंशन हो रहा है तो मोर कूलिंग होगी। तो क्या थोड़ा सा फीलिंग आ रही है इस बात की कि रिवर्सिबल में ज्यादा कूलिंग हुई तो इरिवर्सिबल में इससे तो कम कूलिंग होगी, इससे तो कम कूलिंग होगी। तो अगर इससे कम कूलिंग हुई तो एंट्रोपी में जो डिक्रीज आया है वो इंक्रीज से कम है, तो नेट चेंज पॉजिटिव है। अगर देख पा रहे हो तो अच्छी बात है ना, फर्स्ट लॉ से थोड़ा कनेक्ट कर रहे, तो नेट चेंज पॉजिटिव है, तो इरिवर्सिबल के प्रोसेस में नेट चेंज पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, लिखाते हैं अभी, उसको भी लिखाते हैं। तो जब ऐसे कनेक्ट होती है ना बातें तो थोड़ा सा मजा आता है। चल अब हम थोड़ा सा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात करते हैं। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में और रिवर्सिबल एडियाबैटिक में अगर मैं बोलूं तो फाइनल और इनिशियल स्टेज स्टेप्स क्या होंगे? सर ऑब्वियसली अलग अलग होंगे। थोड़ा आप ध्यान से देखना, ठीक है? मजेदार चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल मजेदार। और ये बिल्कुल ये विशाल सर स्पेशल मोमेंट है, इसमें भी एकदम 100% आपको ना कहीं किताब में मिलेगा, ना नोट्स में, ना मॉड्यूल में, कहीं नहीं मिलेगी ये सब बातें। ये सब खुद से की गई खुराफाती है, आपको अच्छा लगेगा देखकर, देखिएगा। ये ए है, दिस इज सपोज करिए P1 V1 T1, ठीक है? और मैं ये पीवी डायग्राम बना रहा हूं, और सपोज करो मैं बी पर गया, ये पॉइंट है बी का, एंड दिस इज सपोज रिवर्सिबल एडियाबैटिक का फाइनल पॉइंट, ठीक है? तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक का फाइनल पॉइंट यहाँ। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा इन चीजों को, आपको एक बार में समझ आ जाए, ताकि 4 बार रिपीट करने से अच्छा है एक बार धीरे धीरे बताऊं। बी जो है वो है P2 V2 T2, ध्यान आपको देना है। अब बेटा अगर मैंने कहा कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस का फाइनल पॉइंट है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक का, तो क्या ये संभव है कि ये इरिवर्सिबल का भी फाइनल पॉइंट हो? क्या ये संभव है? नहीं है, है ना? ऑब्वियसली नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। तो फिर इरिवर्सिबल के लिए चलो मैं सेम कांस्टेंट प्रेशर, ये चीज मैंने फर्स्ट लॉ में पढ़ा दी,
सेम कांस्टेंट प्रेशर पे मैं बात करूं तो ज्यादा वॉल्यूम आएगा, यहां कहीं पॉइंट आता था इफ यू रिमेंबर। तो ये देगा P2 V डैश T डैश, सपोज ये देगा P2 V डैश T डैश बिकॉज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ विल चेंज। एंड नाउ अब एक काम करते हैं, मुझे ये ए बी और इसको मैं चलो बी डैश बोल देता हूं। मुझे निकालना है डेल्टा एस ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का ए बी डैश ये है। अब आप मुझे बताओ, मैं दो तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है, मजेदार है, ध्यान से देखिए। डेल्टा एस ए बी डैश को मैं ऐसा लिख रहा हूं, मैं पहले ऐसा लिख रहा हूं, डेल्टा एस ए बी प्लस डेल्टा एस बी बी डैश, मैंने ऐसा लिखा। और फिर मैंने कहा डेल्टा एस ए बी को मैंने लिखा कि यार ये तो 0 हो गया क्योंकि रिवर्सिबल है ना, प्लस इसके लिए बी बी डैश के लिए मैंने वही फॉर्मूला, ये तो आइसोबारिक हो गया एक तरह का, तो मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया, NCV ln T2/T1 प्लस, सॉरी ये CP हो जाता है ना जब प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं, NR ln P1/P2। तो ये वाले टर्म को 0 किया आइसोबारिक होने की वजह से, और T2/T1 ये लगा दिया, तो ये मेरे पास आएगा NCP। अब यहाँ T2 नहीं है, यहाँ पे ये T'/T2 है, NCP ln T'/T2। आप देखो कहीं मैं अगर n को लिखना भूल जाऊं तो वो आप समझ लेना ना, हो सकता है कहीं मैं n को लिख दिया हूं या भूल गया हूं, n आप समझ लेना। अगर ये मोलर है तो n लिखूंगा, अगर n नहीं लिख रहा हूं तो मान लो वो टोटल ही लिख दिया है मैंने, तो n पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। NCP ln T'/T2 एक तरीका ये। लेकिन फिर एक दूसरा बच्चा आता है, बोलता है सर देखो मेरे को ये तोड़ना वोड़ना नहीं समझ आ रहा, मेरे को सीधा फॉर्मूला लगाने का मन है। मैं तो बोलूंगा डेल्टा एस ए बी डैश इज इक्वल टू, मैं तो सर सीधा लगाऊंगा सर फॉर्मूला, मतलब मेरे हिसाब से ये सीधे NR ln P1/P2 प्लस NCP ln T'/T2/T1 दैट इज T'/T1। सीधे मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं और मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं। तो मुझे बताओ ये वाला बच्चा ठीक किया है या फिर ये वाले बच्चे ने ठीक किया, कौन सा सही है? व्हाट यू थिंक? दोनों सही है? कॉन्सेप्चुअली तो दोनों सही है ना? तो ये भी सही है और ये भी सही, कॉन्सेप्चुअली कहीं गलती नहीं। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट सही है सर, दो चार बच्चे सेकंड सही है ये भी बोल रहे हैं। अच्छा तो देखो क्या गलत है सेकंड वाले में, पहले ये सवाल कर, गलत क्या है सेकंड वाले में? वो जो फॉर्मूला मैंने बनाया था बेटा शुरू में, उसको मैंने कहा था ना, वो आप बिटवीन टू स्टेट्स हमेशा लगा सकते हो, कंसिडरिंग एस इज अ स्टेट फंक्शन यू कैन अप्लाई इन ईच केसेस, यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला। तो वही तो मैंने किया है, तो क्या मैं उस समय गलत बोल रहा था फिर, या तो फिर अभी गलत लिखा हूं? तो ऐसा तो है नहीं। तो देखकर दोनों सही लग रहा है, बट अभी हम यहाँ पे देखें कि सर थोड़ा समझाओ अब ये कैसे दोनों सही है। तो बेटा ये बता मेरे को, देखना ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ये यहां से यहां तक 0 क्यों होता है? क्यों होता है यहां से यहां तक 0? क्योंकि जितनी एंट्रोपी बढ़ी उतनी ही कम हो गई, यही होता है ना, जितनी बढ़ी उतनी कम हो गई। तो मैं अगर ए बी की बात करूं, फॉर ए बी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि NR ln P1/P2 इज इक्वल टू माइनस CP ln T2/T1। देख मैं ए बी की बात कर रहा हूं, ध्यान से देख लो, ए बी की बात, क्या ये कहना सही है? ऑब्वियसली सही है सर, अभी तो पीछे आपने प्रूव किया, वॉल्यूम के टर्म्स में किया, क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर के टर्म्स में भी वही बात आएगी। ये ऐसा हुआ। अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो आप यहां थोड़ा नजर गड़ा कर देखिए,
इसके स्थान पर जब आप इसे रखेंगे तो क्या आपको समझ आ रहा है कि ये, अच्छा एन लगा लो, एन लगा लो, सीपी, ये T1 वाला टर्म कैंसिल होगा और आपको फाइनली ये जो चीज है डेल्टा एस, ये क्या मिलेगी, NCP/ln। अब वो पुट वुट आप कर लो यार, माइनस प्लस कर, NCP/ln T'/T2, क्या यही मिलेगी, बताइए क्या यही मिलेगी। तो ये और ये दोनों सेम ही तो है, ये सेम ही है। आई थिंक कि इतनी जद्दोजहद के बाद अब आपको थोड़ा सा डेल्टा एस के फॉर्मूलाज पे ट्रस्ट हुआ होगा। ये सिर्फ मैं आपको ट्रस्ट देने के लिए करा रहा हूं कि भाई थोड़ा आपको विश्वास हो जाए कि नहीं भाई चीजें तो सही हैं, हर तरफ से जुड़ रही, इवन फर्स्ट लॉ से देख लो, इधर जो फॉर्मूला बना उधर से बना, सब तरफ से जुड़ रही है, कहीं से कुछ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा। ये बढ़िया है ये फॉर्मूलाज, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, यहां तक तो बातें हो गई अच्छे से, एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड अब जो थोड़ा पार्ट है बेटा, थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला पार्ट है, फटाफट करते हैं इसको भी। एंड नाउ लेट अस, अब बस एंट्रोपी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, फिर गिव्स एनर्जी चालू करेंगे, और गिव्स एनर्जी और एंट्रोपी मिला के फिर पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। देखिए अब हम रिएक्शन के लिए हमने वो किया ना, अभी पीछे लिखा फॉर अ केमिकल रिएक्शन हम निकाल सकते हैं डेल्टा एस। अब उसी को आगे देखेंगे, उसी में आगे बढ़ेंगे। वेरिएशन ऑफ डेल्टा एस रिएक्शन विथ टेम्परेचर। मैं बता रहा हूं ये जो फॉर्मूलाज अभी हम लिखने जा रहे हैं ये काफी अंडररेटेड है, मतलब इन पे ना एडवांस ने बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे, तो लोगों को लगता है यार ये उतने काम के नहीं, बस मैं बता रहा हूँ ये बहुत काम के हैं, ये यूज में आएंगे, देखना अभी नियर फ्यूचर में ये सब फॉर्मूलाज बहुत आएंगे, पूछे जाएंगे। वेरिएशन ऑफ डेल्टा एस आर विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो ये रटने का तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको आपको एकदम अच्छे से समझना होगा। अच्छा भाई ये कर रहे हैं, पहले दिमाग में सेट करेंगे, अच्छा ये कर रहे हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो मानो ये कर क्या रहे हैं, ये मानो एक रिएक्शन दी हुई है बीबी आर, एंड ये दिया हुआ है सीसी, ये रिएक्शन दिया हुआ है, और ये रिएक्शन हो रहा है T2 टेम्परेचर और P प्रेशर पर, T2 टेम्परेचर और P प्रेशर पर ये रिएक्शन हो रहा है। और मुझे कहा गया कि चलो बेटा इसकी एंट्रोपी चेंज निकालो, तो मैं कहूंगा अरे वाह सर मजा आ गया, निकाल लूंगा मैं तो, क्योंकि मेरे पास डेटा बैंक है, और उस डेटा बैंक में मुझे चाहिए एक ही एंट्रोपी, लेकिन किस टेम्परेचर पर, T2 पर। बी की एंट्रोपी T2 टेम्परेचर पर। देखो मोलर एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू 0 केल्विन वाले क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से निकाला है हमने कल, SC एट T2 हम ऐसा कहेंगे। बट दिक्कत एक बात की है कि जो हमारे पास डेटा है वो हर टेम्परेचर का तो है नहीं, वो डेटा हर टेम्परेचर का तो है नहीं, वो तो मैंने कल बताया रैंडमली बोला 298 पर है। अब वो किसमें है उससे हमको क्या लेना देना, कौन सा हमको डेटा बैंक जाना है देखना, है ना। अब मानो किसी टेम्परेचर पर है, हो सकता है 298 पर हो, मैंने भी नहीं देखा है वो रियल में कहाँ है वो डेटा बैंक, ठीक है। तो आपको मानो जो डेटा गिवन है वो दिया हुआ है T1 और P पर, वो दिया हुआ है T1 और P पर। तो अब हमारा जॉब क्या है कि यार इस T1 को T2 पर लाना है। तो क्या ये बहुत मुश्किल काम है? नहीं, कल हमने जो लास्ट का 5 मिनट किया वो यही तो किया, वो तो हम सॉलिड से गैस तक लेकर गए थे, वो भी तो 0 केल्विन से T पर लेके गए थे। तो सोचो वही तो करना है, वहां 0 केल्विन का नोन था तो हमने उसको लिखा S एट
टी माइनस एस एट 0 केल्विन और फिर वो पूरा लंबा सा प्रोसीजर किया, वैसे ही अभी T1 पर नोन है तो 0 केल्विन वाले को T1 मान लो, क्या टेंशन, 0 केल्विन वाले को T1 मानो। अब करते हैं एक एक करके। तो देखो ये फॉर्मूला बहुत गंदी तरह से रटते हैं बच्चे, ये जो फॉर्मूला भी बनेगा ना, इवन अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है मैंने, अच्छा अच्छा रैंक लाए, बट ये वाले फॉर्मूले को रटे रहते बस। अभी जो बनेगा फॉर्मूला अभी आगे, तो इसके पीछे ये सब इतना नहीं सोचते कि यार ऐसा बना है कैसे बना है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मुझे ये एस सी एट T2 माइनस एस सी एट T1 इज इक्वल्स टू एन सी पी फॉर सी dt बाय टी, इंटीग्रेट करूंगा T1 से T2 तक। अब देखो यहां पे मैं मान रहा हूं कुछ, दो बातें मैं एज्यूम कर रहा हूं कि T1 से T2 जाने में कोई फेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, पहली बात, कोई फेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, ये पहला assumption मैंने माना। दूसरा मैं ये मान रहा हूं, अच्छा सर अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तो फिर वो लंबा वाला प्रोसेस था उससे निकालना पड़ेगा, ठीक है, उससे निकालना पड़ेगा। दूसरी बात कि ये सभी आइडियल गैसेस हैं, ठीक है सर, सभी आइडियल है मान लिए, और सभी आइडियल है। अभी ये जब सीपी यूज कर रहा हूं तो गैस है, सॉलिड वॉलिड है तो आप फिर उसके हिसाब से देखो। दूसरी बात, और तीसरी बात एक और एजम्पशन है जो थोड़ा हिडन रहता है, कि ये जो सीपी है या सीवी है या फिर जो सी है, जो हीट कैपेसिटी है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ऐसा हम मान रहे हैं, आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ऐसा हम मान रहे हैं। एक्चुअली में सीपी सीवी भी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, उसका भी हम इक्वेशन बनाएंगे चैप्टर के आखिर में, बट अभी हम मान रहे हैं। लेकिन अगर फंक्शन ऑफ टी होगा तो फिर वो फिर आपको इंटीग्रेशन, बस वो लंबी मैथ्स होगी और क्या होगा। तो इस तरह से इसके लिए कर सकते हैं। सिमिलरली तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसकी वैल्यू नोन है, तो क्या आप समझ पा रहे हैं, आपको एस सी एट T2 मिल जाएगा, एस सी एट T1 प्लस ये एन सी पी एल एन T2 बाई T1, कुछ ऐसा। और फिर आप समझ पा रहे हैं सिमिलरली आपको एस सी एट सॉरी एस बी एट T2 और एस ए एट T2 ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा इसी तरह से। तो फिर मुझे चाहिए डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन एट T2, तो उसके लिए क्या करना होगा, एस सी एट T2, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ध्यान से देखना बस, माइनस एस बी एट T2 प्लस एस ए एट T2, ये करना होगा मुझे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और जब आप इसकी वैल्यू इस तरह वाली रखोगे तो क्या आपको ये चीज दिख रही है कि यू विल गेट डेल्टा एस एट T2 माइनस डेल्टा एस एट T1, क्योंकि ये T1 वाला भी सेम वैसे ही बनेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आप पुट तो करो, आप इन सबको इस पे पुट करो, सोच लो, वो मैं लंबा सा वो नहीं दिखाऊंगा, माइनस माइनस कट गया, प्लस प्लस कट गया, वो सब नहीं दिखाने को, टाइम पास इतना नहीं करना। दिस इज इक्वल्स टू, और ये सब जगह ना ये जो एनसीपी है, अब ये एनसीपी किसका एनसीपी हुआ बेटा, ये सी का हुआ, इसी तरह से बी का होगा, इसी तरह से ए का होगा, तो उसको ना डेल्टा सीपी लिख देते हैं, डेल्टा सीपी फॉर रिएक्शन इनटू LN T2 बाई T1। क्या आपको ये इक्वेशन समझ आ गई, ये इक्वेशन समझ आ गई। इस तरह से हम
एक तरह से एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिएक्शन का वैल्यू बता रहे हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, नोइंग दैट डेल्टा सीपी क्या है। तो डेल्टा सीपी क्या है, डेल्टा सीपी क्या है वो किरचॉफ्स पूछ रहे हो। किरचॉफ्स डेल्टा एच वाले को कहते हैं एग्जैक्टली, वो भी इसी तरह का दिखता है। तो यहाँ पर वी हैव डेल्टा सीपी की वैल्यू भी बता देता हूं। दिस इज सिंपली सी मल्टीप्लाइड बाई सीपी ऑफ सी, सी ये प्रोडक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या जो भी कह लो, इनटू ए, कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहा हूं और कुछ नहीं, सीपी ऑफ ए प्लस बी सीपी ऑफ बी, ऐसा ये लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, एक और वेरिएशन, दूसरा वेरिएशन, अब ऐसा भी हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन आपको ना अपने आप ही समझ आ जाएगा, आप देख लेना। आपको T1P पर कुछ डेटा दिया है, क्वेश्चन ये एक तरह का क्वेश्चन ही करा दिया मैंने, समझ। T1P पर डेटा दिया हुआ है, T2P पर फाइंड करना है, बेटा डायरेक्ट यूज करो, क्या टेंशन। ठीक है, इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रेशर चेंज कर रहा हो, टेम्परेचर वही हो, तो भी अब कोई बड़ी बात नहीं। कहां पे चेंज आएगा, ये यहां पे चेंज आएगा, बिकॉज टेम्परेचर वही है, तो ये वाला टर्म नहीं लिखेंगे, फिर कौन सा टर्म लिखेंगे, NR/ln/P1/P2 वाला टर्म लिखेंगे। और NR, अब R तो सबके लिए सेम है, अब R तो सबके लिए सेम है, तो ये डेल्टा सीपी वाली परेशानी भी नहीं आएगी, वहां कितना सारा डेटा होगा ये भी नहीं होगी, क्योंकि R तो सबका सेम है। तो बस वो डेल्टा NG हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा NG प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स अलग अलग होंगे, तो ये इधर पे चेंज आएगा, तो वो फॉर्मूला थोड़ा और आसान दिखेगा थोड़ा, है ना। चलो लिख लेते हैं। सो वेरिएशन ऑफ डेल्टा SR with pressure at constant temperature, at constant temperature। तो बढ़िया है, देखते हैं क्या होता है at constant temperature। so you have AA plus BB gives CC। तो मैं हिंट दे रहा हूं बस आपको, और फाइनल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, SC। अब मान लो ये दिया हुआ है, वही बात है, P2 पर दिया हुआ है T टेम्परेचर, P1 पर ये डेटा गिवन है, और आपको यहाँ पे T टेम्परेचर और P2 पर निकालना है, तो प्रेशर का वेरिएशन, तो SCP2 माइनस SCP1 विल बी इज इक्वल्स टू R ln/P1/P2, बस। ठीक है, अब N भी लिख लेना। अब ये N यहाँ पे क्या है, N क्या है बेटा, C है ना, तो इसके लिए C मोल्स है, तो आप ऐसा, अब सिमिलरली आप सबका लगा लोगे, तो डेल्टा S क्या बनेगा, डेल्टा S फॉर रिएक्शन एट P2 माइनस डेल्टा S फॉर रिएक्शन एट P1 इज इक्वल्स टू, अब ये डेल्टा NG बनेगा, डेल्टा NG और R सब में रहेगा, इंटू ln P1/P2, इंटू ln P1/P2। ये लो एक वेरिएशन, ये भी आ गया, ये भी आ गया एक वेरिएशन, डन। अब चलो डेल्टा H का वेरिएशन देखते हैं। ठीक है, फॉर इंथैल्पी, so for enthalpy if I talk about, let us see its variation। तो इसके वेरिएशन को देखा जाए तो इट्स लाइक, रिएक्शन पहले लिख देता हूं, BB CC, क्या नोट्स में सब लिखा तो रहना चाहिए। अब यहां पर एक बात आती है कि अब इस रिएक्शन का ना आपको डेल्टा H दिया हुआ, डेल्टा H एट T1 ये दिया हुआ। अब मेरे को एक बात बताना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि
ये डेल्टा एच एट T1 दिया हुआ है और मुझे निकालना है डेल्टा एच एट T2। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किरचॉफ्स जो है ना वो इसी से बनी। डेल्टा एच फॉर रिएक्शन एट T2 मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। मुझे T1 पर दिया हुआ है, T1 पर ये दिया हुआ है, और प्रेशर अभी कांस्टेंट रख के देखते हैं, टेम्परेचर को वेरी कर। तो वहां तो हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात करते थे। क्या यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एच ए एट T2, एच बी एट T2 और ऐसा एच सी ऑफ T2? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ और फिर मैं बोलूं ये माइनस ये करूंगा तो मुझे मिल जाएगी? तो फिर लगता है यार ये क्या आएगा फिर इसमें, तो क्योंकि एब्सोल्यूट एंट्रोपी तो पता नहीं है, तो लगती है समस्या है यार ये। फिर तो क्या करें, एब्सोल्यूट एंट्रोपी तो पता नहीं है, ये डेटा बैंक भी नहीं। लेकिन मान लो, अपने आप से झूठ बोलो कि यार मान लो अगर पता होती वैल्यू, तब तो कुछ वैल्यू तो होगी ना। ऐसे सोचो, कुछ वैल्यू तो होगी। तो अगर कुछ वैल्यू है तो जो डेल्टा एच है वो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। ये सुनकर तो लॉजिकली लग रहा है भाई कि उसकी एंथैल्पी माइनस उसकी एंथैल्पी, तो एंथैल्पी चेंज आ जाए। हमको पता नहीं है इसकी वैल्यूज। अगर कहीं कोई कह दे हमको कि चलो तो HCT2 की वैल्यू लिखकर बताओ, तो हम सरेंडर हो जाएंगे, भाई नहीं पता यार। लेकिन हमको ये तो पता है यार कि अगर हमें डेल्टा एच को डिफाइन करना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्ट। ये बोलना ठीक है, बट इसकी वैल्यू कोई हमसे पूछेगा तो हमारे हाथ खड़े हो जाए। तो चलो ऐसा लिखता हूं मैं, से फॉर सी के लिए ये तो पता है मैं कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, एनसीपी डेल्टा टी। एनसीपी डेल्टा टी, एन नहीं लिख रहा बार बार में, सीपी डेल्टा टी यही होता है ना, ये तो यही होता है। तो यार ये डेल्टा टी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये जो डेल्टा एच है क्या ये ऐसा नहीं है एच एट T2 माइनस एच एट T1? है तो यही ना, फॉर सी है तो यही। हाँ, एक की वैल्यू नहीं पता, और इज इक्वल्स टू सीपी फॉर सी इंटू डेल्टा टी बोल लो आप डी। तो क्या इससे मेरे पास एच सी एट T2 की वैल्यू आ जाएगी, एच सी एट T1 प्लस सीपी सी डी टी, क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी? हाँ, इन टर्म्स ऑफ एच सी T1 आ जाएगी। इसकी भी वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे क्या किसी को नहीं पता, लेकिन उसके टर्म्स में आ गई। जी सर आ गई। क्या इसी तरह से आप सिमिलरली फॉर ए एंड बी भी कर सकते हैं? हाँ, वी कैन राइट डेल्टा टी एस T2 माइनस T1 हियर, यस व्हाई नॉट, you can replace it with T2 minus T. Similarly, देख लेना स्पेलिंग। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड इट फॉर एच सी का एच ए एट T2 एंड एच बी एट T2, बट अगेन इन टर्म्स ऑफ एच ए एट T1 आएगा। इसी तरह का बनेगा कुछ, सिमिलरली लिख दे रहा हूं। और जब आप उसको इसमें पुट करोगे, लॉजिकली तो सही था, लॉजिकली सही था, जब उसमें पुट करोगे तो क्या लगता है, क्या आपको ये नहीं मिलेगा, डेल्टा एच फॉर रिएक्शन एट T2 इज इक्वल टू, या माइनस रहेगा इधर, माइनस डेल्टा एच फॉर रिएक्शन एट T1 इज इक्वल टू, देखो सीपी सबका आ रहा है तो डेल्टा सीपी आर यहां भी बनेगा इंटू T2 माइनस T1। क्या भाई समझ आई क्या बात? ये है किरचॉफ्स, ये है किरचॉफ्स इक्वेशन।
तो इस तरह से अगर आपको इसका डेल्टा एच पता है, अगर ये नोन है, देन यू कैन फाइंड दिस एज वेल, ये आप फाइंड कर सकते हो। ये समझ आ गया हो तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूं। बड़े हैं, ठीक, ओके। अब आगे, एंड जो आगे हमारे पास है वो ये है कि इसी का आप चलो थोड़ा वेरिएशन देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब डिफरेंशिएटर है थोड़ा आपके लिए। खैर किरचॉफ्स लॉ तो नॉर्मल है। Sir, previously you said it's for ideal gases only, but it can be done for real since it is isobaric. Yes, yes, कर सकते हो आप। आइडियल के लिए मैंने इधर लगाया था assumption, इधर लगाया था assumption, यहाँ पे आप कर सकते हो। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तुम पॉइंट ठीक बोल रहे हो, क्या हम ये काम रियल गैस के लिए भी लगा सकते, ये बताओ। सभी बच्चों से ये सवाल है, तो बिल्कुल लगा सकते। बट ये क्या हुआ है, कोइंसिडेंस टाइप हो गया, हर जगह रियल के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह आइडियल के लिए कर रहे हैं। बट सिंस यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस है और ये फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा टी की बात हो रही है, तो ये रियल गैसेस के लिए भी लगा सकते, तो रियल गैस के लिए भी एप्लीकेबल है। ध्यान रखें, अच्छा पॉइंट, रियल गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है, सभी नहीं, सिर्फ ये वाली, सभी नहीं, सिर्फ ये वाली। चलो अभी देखते हैं लास्ट पॉइंट, वेरिएशन ऑफ delta H reaction with P at constant T। तो यहां पर मतलब ऐसा हो रहा है ना कि एक रिएक्शन हुआ ए से बी, कोई भी रिएक्शन मान लो, ये हुआ है एट टेम्परेचर T, प्रेशर P1, और इसका एंथैल्पी कुछ आया, ठीक है, डेल्टा H1 बोल रहे हैं, P1 पर ये वैल्यू कुछ आई। अब इसी रिएक्शन को कैरी आउट करा दिया T और P2 पर, अब पूछ रहा है आपसे डेल्टा H P2 क्या होगा। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप इसका रिलेशन मेरे को निकाल के थोड़ा सा बताओ चैट में, पॉसिबल है तो। पॉसिबल है, ज्यादा कुछ लिखना तो होगा नहीं, आप बताएं मुझे ये रिलेशन, देखता हूं अभी तक अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। एंड यस, बाय डिफॉल्ट हम आइडियल गैस की ही बात कर रहे हैं, है ना, कंसिडरिंग आइडियल ओनली। यस, ठीक है वेद, करेक्ट है तुम्हारा आंसर। थोड़ा बाकी बच्चों का भी देख लेता हूँ एक बार। देखो जो ये वाला पोर्शन था ना, ये वाला पोर्शन, ये यहां से ये जो पोर्शन था, ये आइसोथर्मल से लेकर ये वाला पोर्शन एडियाबैटिक से यहां से यहां तक, ये यहां तक, ये पूरा पोर्शन ना मैं वो डेल्टा एस वाले फॉर्मूलाज पढ़ाने के बाद पढ़ाता हूँ। बट कल तुम लोग इतने इधर उधर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, डेल्टा एस सर फेज कैसे, सर ये कैसे चेंज, इधर उधर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, तो ना वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया रे यार, कि यार ये वाला पोर्शन तो मेरे को यहाँ पढ़ाना होता। तो अभी आज मैंने उसको इधर एडजस्ट किया, इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा अटपटा लगा मुझे पढ़ाने में यार, कि
ये वाला जो पोर्शन है ना, ये रिएक्शन के बाद जस्ट कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने रिएक्शन पढ़ाया कल, ये वाला पोर्शन ना थोड़ा सा फॉर्मूला के बाद पढ़ाना था, तो मैं सीधे फेज ट्रांसफॉर्मेशन में घुस गया, क्योंकि किसी बच्चे ने बीच में बॉइलिंग इवेपोरेशन इधर उधर पूछ लिया, तो फिर उधर से मैं फेज में घुसा और फेज में घुस गया। तो इसलिए जो भी डाउट होगा आप, हाँ अब एकदम इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, तुरंत 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 बताऊंगा। और जो टॉपिक से बाहर का डाउट है वो भी क्लास के बाद तो बता ही देता हूँ। तो यस, आंसर इज एक्स बेटा। ठीक है, आंसर इज एक्स, देयर विल बी नो चेंज, बिकॉज लुक, आप डीएच क्या लिखते थे, मेरे को एकदम सदाबहार वाला फॉर्मूला बताओ, तो वो डिफरेंशियल में था ना, वो जो सदाबहार फॉर्मूला था वो डिफरेंशियल था हमारा, सीपी सीपी dt प्लस DH। अभी मैं सदाबहार वाला फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, हाँ वो भी सही है, तुम्हारा आइडियल गैस के लिए जो बोल रहे हो वो भी सही है, इनटू डीपी ऐसा था। अब आइडियल गैसेस के लिए हमने कहा था ये जीरो है, तो देखो ये फॉर्मूलाज रियल के लिए मत लगाना, रियल के लिए देयर विल बी सम चेंज। तो आइडियल गैस के लिए ये पोर्शन जीरो था, तो ये पोर्शन अगर जीरो है तो जो डेल्टा एच में चेंज आएगा, इट इज बिकॉज ऑफ ओनली व्हाट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। इजीली दिख रहा है बेटा, it is only because of temperature, but don't apply this for real gases, don't apply for real gases. So since here temperature is constant, delta H won't change. Remember this conclusion, very important. In a chemical reaction, you will write that delta H reaction at P1 is equals to delta H reaction at P2. Again, here we are considering that Cp is not a function of temperature. Cp is not a function of temperature, we are considering it. Okay. तो ठीक है, फिर गिब्स एनर्जी को अपन कल स्टार्ट करते हैं, गिब्स एनर्जी को कल स्टार्ट करते हैं, एंड 2 more lectures will be there, 1 and 2. हो सकता है गिब्स एनर्जी वाला पोर्शन कल ही हमारा हो जाए, बट मान के चलो 2 लेक्चर है। अच्छा, सीपी फंक्शन ऑफ उसका होता तो भी जीरो होता क्या? अच्छा हाँ, क्योंकि टी तो जीरो ही है। हाँ ठीक है, सेम ही रहेगा बिल्कुल। कल अगर डाउट सेशन होगा ना तो मैं आपको मैसेज करवा दूंगा सुबह, तो आप देख लीजिएगा। तो मैं कल कल क्लास तो नहीं लूंगा, लूंगा तो डाउट क्लास, अगर आप लोगों को रहता है डाउट। वैसे मैं ऑल्दो सभी के ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया हूँ, बट फिर भी अगर आप फिर अभी पढ़ते हो और कुछ आता है डाउट तो वो करेंगे। और थोड़ा सा ना क्वेश्चंस भी कराएंगे क्लास में, एक दो ना क्वेश्चन की भी क्लास लेंगे, ठीक है ना, कि जिसमें सिर्फ सवाल कराएंगे, थोड़ा सा एप्लीकेशन भी तो समझ के जाओ। मतलब जब पढ़ के जाओ तो लगना चाहिए ना यार कि हाँ यार पढ़े हैं, एकदम पक्के लेवल का पढ़े, कि हाँ यार इससे कुछ भी आ जाए हमको अच्छे से बनना चाहिए। तो सवाल भी प्रैक्टिस जितना हमारी तरफ से हो सकता है हम कराएंगे, बाकी मेहनत आपको खुद से करनी जरूर है, वो आपको करनी है, जरूर करनी। ठीक है, चलो अभी जो थोड़े मोड़े डाउट्स हैं आपके वो मैं बता देता हूँ। हाँ वेद, मैं बता रहा हूँ जो तुम पूछ रहे हो, बता देते हैं। ठीक है, क्लास ओवर हो गई है, जिसको जाना है जा सकते हैं।